आज तक बिहार में कभी किसी के पास गठबंधन करने के लिए नहीं गए। लोग हमारे पास आए गठबंधन करने के लिए, और हमेशा जब तक मैं बिहार की और देश की राजनीति में रहूंगा, हम किसी के पास चल के नहीं जाएंगे गठबंधन करने के लिए। लोगों को हमारी फिक्र होगा तो हमारे पास आएंगे। हमारे 3 विधायक ले लेंगे, 4 विधायक ले लेंगे, हम बनाने वाले लोग हैं और उनको उसको मालूम है कि हम लेने से ही बड़ा आदमी बन सकते हैं। तो लेने वाले लोग ले और हम बनाने का काम करने वाले करेंगे। कि आरक्षण हम केंद्र सरकार से मांग रहे हैं, अगर बिहार में आरक्षण हो जाता तो मैं अभी तक करा लेता। अभी ये आरक्षण दिल्ली से होना है और दिल्ली से निश्चित तौर पे हमारा एक ही नारा है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। और ये कह सकता हूँ कि हम दिल्ली के सरकार के कह रहे हैं। और एनडीए में निश्चित तौर पे जब तक हमारा आरक्षण नहीं होगा तब तक हम एनडीए में खास करके भारतीय जनता पार्टी से सोच भी नहीं सकते हैं कि हम उससे आरक्षण गठबंधन की बात करें। स्वागत है मुकेश सहनी जी प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली बार एयरपोर्ट से लौटा दिया गया था जी, आज साथ बैठे हैं। हाँ, कह सकते हैं कि सरकार को ये तो हमारी ताकत का अंदाज सरकार को मिल पा रहा है कि सरकार हमसे डर रहा है। तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात है कि एक सनत मल्ला, एक निषाद के बेटा से सरकार अगर घबरा जाए, डरे, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। चलिए सेशन शुरू करेंगे, लेकिन एक कहानी का प्रोमो श्रेया ने यहाँ से बताया था, वो पूरी कहानी आपको बताती हूँ। 19 साल का एक लड़का दरभंगा के सुपौल गांव से सिर्फ 8वीं पास निकल के चला जाता है मुंबई, घर से भाग जाता है, और आज 21 साल बाद वो नीतीश कैबिनेट का सबसे अमीर मंत्री है। मुकेश सहनी जी, कौन सी जादू की छड़ी लेके निकले थे घर से? ना एजुकेशन, ना फैमिली बैकग्राउंड। देखिए, मैं मुंबई में पहुंचा बगैर कुछ सोच समझकर, भाग के मैं गया। वहां जाने के बाद मैंने मेहनत किया, ईमानदारी के दम पर अपने मुकाम को मैंने हासिल किया। और जब मैं बहुत ही अच्छे स्थिति पे मैं पहुंच गया तो मुझे बिहार आने का मौका मिला, और मैंने बिहार में देखा कि मैं काफ़ी आगे निकल चुका हूं, लेकिन हमारे अपने लोग, अपने रिश्तेदार हो, अपने समाज के लोग हो, काफ़ी पीछे रह गया। और क्यों नहीं इनके लिए हक और अधिकार की लड़ाई लड़ा जाए। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोचने लगे, लेकिन धरती पे हमारे लोगों के लिए घर नहीं है। और मैं उसके हक अधिकार के लिए मैं 2014 से बिहार में मैं समर्पित होकर मैं अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक 2016 में मैं उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी संगठन के माध्यम से मैंने काम किया, और हर किसी के दरवाजे पे मैंने खटखटाया। और मैंने देखा कि मांगने से आपको भीख मिल सकता है, और या किसी को दया आ जाए तो आपको आशीर्वाद दे सकता है, लेकिन आपके अधिकार नहीं देगा। और आपके अधिकार देने के लिए आपको उस जगह पे पहुंचना पड़ेगा जहां से अधिकार प्राप्त होता है। और इस धरती पर पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था तो उसको राजा बनाया जाता था, घर के बड़े बेटे को राजा बनाया जाता था। लेकिन इस लोकतंत्र में जिसके पास ज़्यादा वोट है वही व्यक्ति इस भारत के बारे में सोच सकता है और 1 नंबर की कुर्सी पर बैठ सकता है। और इस भारत में एक निषाद मछुआरा समुदाय जो फिशरमैन है वो बड़े संख्या में है, और वो जिसको चाहेगा उसी को बैठा सकता है। और जीता जागता इसका उदाहरण है 2020 के चुनाव में 4 पार्टी के सहयोग से उत्तर बिहार में मुख्यमंत्री बना, और 4 पार्टी के सहयोग में एक पार्टी वीआईपी है, निषाद का बेटा मुख्यमंत्री बिहार में बनाए हैं। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी निषाद का बेटा मुख्यमंत्री बनाने के लिए यहाँ पे आए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे पार्टी जिस तरीके से काम करे प्रदेश में, आने वाले समय में मैं बेहतर स्थिति में 2022 में रहूँगा। बिल्कुल। तो आप कह रहे थे कि जिसके पास ज़्यादा वोट होता है वही उसकी ताकत होती है, लेकिन आपके तो वोटर 6% है, निषाद वोटर जो है वो ऑलरेडी निषाद पार्टी यहाँ पर इसलिए है। तो मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री से मैंने अभी लास्ट टाइम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मिला, और जातिगत जनगणना की हम लोग बात करें। एक बार जातिगत जनगणना आ जाए तब लोगों के आंख पे से जो चश्मा है वो तो क्लियर हो जाएगा कि हमारी वोट बैंक क्या है। आज उत्तर प्रदेश में हमारे पास 15% से अधिक वोट है, लेकिन हमारे अलग अलग नामों से पुकारने की वजह से हमें सिर्फ 5 या 6% का क्लेम करता है, जबकि हम बिंद, बिलदार, नुनिया, मल्लाह इस सारे निषाद हैं। हम बिहार में 48 टाइटल से नाम से जाने जाते हैं। कोई पूर्णिया है तो वहाँ पे हम सिंह के नाम से जाने जाते हैं। अगर हम बक्सर में हैं तो वहाँ चौधरी के नाम से जाने जाते हैं। दरभंगा है तो सहनी के नाम से जाने जाते हैं, और मुंगेर है तो बिंद के नाम से जाने जाते हैं। हर 2-4 जिला पे हमारे टाइटल चेंज हो जाता है। तो है हम सब निषाद है, और सबके साथ एक दूसरे को बेटी रोटी का संबंध है। और हम सब बिहार में भी हम 14% से अधिक है, और उत्तर प्रदेश में 15% से अधिक है, और आने वाले समय में वो चीज़ देखने के लिए मिलेगा। अभी हमने जब बिहार में
एक सीट पर हमने चुनाव लड़ा। लोग 19 में हमने यूपीए गठबंधन के साथ रहा, चुनाव हम लोग लड़े गठबंधन में रह के 3 सीट पर। परिणाम अच्छा नहीं रहा और हम बिहार में 39 सीट हम गठबंधन ने हमने चुनाव हारा। उसके बाद खास करके जिसको लोग कहते हैं ना छोटी पार्टी, वो दरअसल छोटी पार्टी नहीं, वो बड़ी पार्टी है और हमेशा उनको तंज करते कि आपके पास वोट नहीं है। और मैंने गठबंधन में रहकर दोस्ताना संघर्ष किया और मैंने दिखा दिया कि मेरे पास 15% वोट है। 25,240 वोट हमने लाके 19 में ही हमने दिखा दिया कि हमारे पास 15% वोट है। और 15% वोट है इसलिए ना, हमारे लास्ट आवर में भी हमने गठबंधन, हम आज तक बिहार में कभी किसी के पास गठबंधन करने के लिए नहीं गए। लोग हमारे पास आए गठबंधन करने के लिए और हमेशा जब तक मैं बिहार की और देश की राजनीति में रहूँगा, हम किसी के पास चल के नहीं जाएंगे गठबंधन करने के लिए। लोगों को हमारी फिक्र होगा तो हमारे पास आएंगे। बात तो आप बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ की निषाद पार्टी है, हमने काम वो बड़ा तो नहीं कह रही किया भगा क्या? देंगे, हमने वो काम कह बड़ा रही नहीं, आपको भगा देंगे। नहीं, हमने काम बड़ा नहीं किया। एक गांव से निकलकर और लेकिन 18 साल फॉर्मूला की उम्र आपने नहीं में बताया, फॉर्मूला नहीं बताया, मुंबई फॉर्मूला जैसे क्या शहर था? में झंडा गाड़ देना, गांव से 2000 किलोमीटर दूर, मैंने बड़ा काम नहीं किया। और 6 साल की उम्र में 6 साल से बिहार की राजनीति में पैर रखकर और बिहार के 4 पार्टी में एक पार्टी का नाम दर्जा हमने ले लिया और हमारे सहयोग से सरकार बना। हमने काम बड़ा नहीं किया। देखिए, सहयोग से अगर सरकार बनाने की आप बात करेंगे तो आपको भी पता है कि 4 में से 3 विधायक तो पक्के से जो हैं आपके बीजेपी बैकग्राउंड के हैं। जिस दिन बीजेपी चाहते कि बिहार में ऑपरेशन वीआईपी हो जाएगा ऑपरेशन चिराग के बाद, और बीजेपी ने आपको अप्रोच एनडीए में इसलिए किया क्योंकि चिराग से डील नहीं हो पाई और वहां सिर्फ 11 सीट मिली आपको, और यूपी में आप दावा कर रहे हैं 160 165 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की। तो बिहार में जो आपकी जन्मभूमि है, राजनीतिक कर्मभूमि है, शुरुआत जहां से आपने की पॉलिटिक्स की, वहां तो मात्र 11 सीट विधानसभा में, और यूपी में दावा 160-65, लोग कह रहे हैं चुनावी मेढक है। आप इतिहास देख लीजिए कि हम 2016 में भी उत्तर प्रदेश आके जितने भी बड़े बड़े रैली हुआ, चंपा देवी का रैली हो या सामाजिक न्याय के साथ चलने वाले लोगों को हमने जोड़ा। और हम लगातार जब से बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हुए, लगातार मैं काम कर रहा हूँ। लोग क्या कहते हैं उसके बाद ज़्यादा मैं परवाह नहीं करता। मैं ईमानदारी से और मेहनत करता हूँ और सही को सही कहता हूँ, गलत को गलत कहता हूँ। फिर मुझे किसी का परवाह नहीं कि कल क्या करता है। हमारे 3 विधायक ले लेंगे, 4 विधायक ले लेंगे, हम बनाने वाले लोग हैं और उनको उसको मालूम है कि हम लेने से ही बड़ा आदमी बन सकते हैं। तो लेने वाले लोग ले और हम बनाने का काम करने वाले करेंगे। लेकिन ये आपके पास जो जानकारी है वो बिल्कुल ही गलत है। चारों विधायक मजबूती से वीआईपी पार्टी के साथ आस्था विश्वास जता रहे हैं और हमने उनको सिंबल दिया, टिकट दिया, वो चुनाव लड़े हैं। राजनीति में है, कल कौन कहाँ है, किधर जा रहे हैं। आप देखिए एलजेपी घर के पार्टी रहने के बावजूद भी वो पार्टी टूट गया। तो राजनीति में होता है, जिसके पास कह सकते हैं ज़्यादा शक्ति है, पावर है, हमें हमारे अधिकार से वंचित रखता है। आज तो निश्चित तौर पे देश की आज़ादी 75 साल होने के बावजूद भी हमारे अधिकार से हमको दूर रखा है, जबकि इस देश के राजा निषाद होना चाहिए, 1 नंबर की कुर्सी पे निषाद को बैठना चाहिए, लेकिन लोग नहीं बैठने दे रहे। तो ये तो हमारे साथ मजबूरी है। तो एक ना एक दिन जरूर, कल तक हम 0 थे, 2019 में 0 है, 2020 में 4 हुआ, आने वाले 2025 में 40 होगा और उसके बाद 125 भी हो सकता है। तो ये तो चलते रहेगा। ये तो आज देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी नहीं चाहेगा कि वीआईपी पार्टी आगे बढ़े। ये वीआईपी पार्टी का कर्तव्य है, वीआईपी पार्टी के वर्कर का, कार्यकर्ता का धर्म कर्म है कि हमें कितने आगे बढ़ना है। और हम में दम होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर वो दम नहीं होगा, शक्ति नहीं होगा, तो हम निश्चित तौर पे हम पीछे रहेंगे। लोग कह रहे हैं कि बिहार में जो है मुकेश सहनी फंसे हुए हैं, जो ना एनडीए में खुल के रह पा रहे हैं, ना सांस ले पा रहे हैं। 4 में से जो 3 विधायक हैं वो पूरे बीजेपी बैकग्राउंड के हैं। नाम मैं गिना दूंगी, सब 5-5 साल 10-10 साल पुराने बीजेपी के लीडर रहे हैं, विधायक रहे हैं। उनको आपकी डील यही हुई है उनके साथ कि सिंबल वीआईपी का और कैंडिडेट बीजेपी का। और इसमें से ये क्या डील हुआ, जो भी चीज़ें हुआ, हम लोगों के 2 आदमी और 4 आदमी के बीच में हुआ और निश्चित तौर पे वहाँ आप नहीं थे। और लोगों निश्चित तौर पे जब इस देश धरती पर सीता माता के ऊपर अगर आरोप लगा सकता है 4 में से तो हम 3 कैंडिडेट 2020 में बीजेपी छोड़ के वीआईपी में आए हैं, क्योंकि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ऐसा था कि वो सीट वीआईपी। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग के वेबसाइट पे जाके आपको देखना चाहिए कि किसका विधायक है। ठीक है, लोग तो बहुत कुछ बोलेंगे, अभी कल तो मुझे भी बोल सकते उनके हैं,
तो आज निश्चित तौर पे मैं एनडीए के साथ हूँ, मेरे अच्छे संबंध है दिल्ली के बड़े बड़े तो नेता यहाँ से, कोई ठीक है? डील क्यों नहीं हो पा रही है एनडीए के मुझे साथ? किसी से डील नहीं करना है। मैंने तो सीधा बिहार उत्तर प्रदेश में हमने पार्टी लॉन्च किया एक ही नारा से, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और सीधा एक ही इशारा है कि आरक्षण हम केंद्र सरकार से मांग रहे हैं। अगर बिहार में आरक्षण हो जाता तो मैं अभी तक करा लेता। अभी ये आरक्षण दिल्ली से होना है और दिल्ली से निश्चित तौर पे हमारा एक ही नारा है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। और ये कह सकता हूँ कि हम दिल्ली के सरकार के कह रहे हैं। हमारे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रहा है और बहुत ही कंफर्टेबल से, मजबूती से हम अपने बिहार के 12 करोड़ जनता के लिए मैं आज काम कर रहा हूं और कहीं पे हमारे एनडीए में कोई मतभेद नहीं है। और निश्चित तौर पे हर पार्टी का सोच होता है कि हमारी पार्टी आगे बढ़े। हमारा भी सोच है कि हमारी पार्टी बिहार में बहुत मजबूती से काम करे, उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी बेहतर स्थिति में रहे, उत्तर प्रदेश में हमारे विधायक बने, मंत्री बने, हम उत्तर प्रदेश में भी किंग मेकर के भूमिका में रहें जिस तरीके से बिहार में है। तो ये हमारा काम है, हम काम करना, लोगों का जो काम है वो लोग करें। जी बिल्कुल। 160 165 सीट पर आप दावा कर रहे हैं, इसमें से जीतेंगे कितनी? मैं जीतने का दावा आज जीरो करता हूँ। जीरो? मैं कितना जीतूंगा इसकी बात मैं नहीं सोच सकता, वो बिहार के, उत्तर प्रदेश की जनता के हाथ में है कि हमारे विचारधारा और हमारे ऊपर, हमारे प्रत्याशी के ऊपर कितने प्यार दर्शाते हैं। आज हम कुछ भी बोल देना, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान होगा कि उसके वोट का अधिकार हम कैसे बता सकते हैं कि वो कहाँ पे देंगे। लेकिन निश्चित तौर पर 165 सीट पर हम लड़ेंगे तो हमारी स्थिति वो होगा कि हम एक सीट पर कहीं 35,000, कहीं 50,000, कहीं 40,000, कहीं 30,000, कहीं 10,000 वोट हमारे पास आएगा और एक बड़ा वोट हमारे पास आएगा। और ये हमारा अपना वोट है, कोई क्लेम नहीं कर सकता कि ये उनका वोट है। और जब मेरे पास इतना वोट होगा तो इसका अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो लोग हमारे वोट को इग्नोर करता वो कम से कम उत्तर प्रदेश में 75 सीट हारेगा। हमने बिहार में एक ही सीट लड़के दिखाया, हमने टेलर दिखाया, एक जगह हमने लड़ा तो अगला को एहसास हो गया कि हम वहाँ हार रहे हैं। और वही जब भी उत्तर प्रदेश हम लड़ेंगे तो हम 150 नहीं कह सकते, लेकिन 75 सीट निश्चित तौर पे अगला हारेगा। एक सवाल मैं पूछ लेता हूं, चूंकि डील की बात हो रही थी जी, तो मुकेश सहनी जी, क्या बीजेपी से दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक में कोई डील हुई है क्या? क्योंकि संजय निषाद लगातार बीजेपी के संपर्क में हैं, नाराज, कभी मानते हैं कभी नहीं मानते, और अचानक से आपका जो पदार्पण हुआ है उत्तर प्रदेश में, ये किसी बड़े डील का हिस्सा है क्या? अभी आप जो बोल रहे, लेकिन ऐसी कोई डील नहीं है। हमारे अच्छे संबंध दिल्ली में हैं और बिहार में हम लोग एनडीए के साथ सरकार में हैं। यहाँ हमारी पार्टी स्वतंत्र है। अब मजबूती से हमारा एक ही लड़ाई है, ये पार्टी भी बना निषाद को आरक्षण दिलाने के लिए। हम मुंबई से बिहार में आया हूँ, राजनीति करने के लिए मैंने सोच के नहीं आया, मंत्री बनूंगा ये सोच के नहीं आया। मैं सिर्फ ये सोच के आया था कि हमारे लोगों के लिए भी इस धरती पर घर हो, उनको भी इस धरती पर सम्मान मिले। और वो लड़ाई लड़ते लड़ते हमने 5 साल बिताया और 7 दिन तक मैंने अनशन किया। वहाँ पे हमने देख लिया कि कोई लोग सुन नहीं रहे। उसके बाद हमने 2018 में पार्टी बनाया और पार्टी आज बिहार में सक्रिय होकर और सरकार का हिस्सा है। तो मैं सिर्फ निषाद को आरक्षण दिलाने के लिए हूँ। हाँ, कल अगर निषाद को आरक्षण अगर दे दे भारतीय जनता पार्टी, जो एनडीए की सरकार है दिल्ली में, तो उनके हर कंडीशन में मानने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर आप कह रहे हैं आप स्वतंत्र लड़ेंगे, क्या सपा जो छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, बिहार में आप मंत्री हैं, एनडीए में हैं, तो यहाँ के आपके ऑप्शन खुले हैं कि आप समाजवादी पार्टी के गठबंधन में या दूसरे गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, या फिर यहाँ भी आप एनडीए में घुसना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। खास करके अभी जो हमारा सोच है कि मैं अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ूं, और 4 पार्टी के साथ तो बिल्कुल ही नहीं गठबंधन, जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, सपा है, बसपा है, कांग्रेस है। ये 4 पार्टी के साथ तो गठबंधन बिल्कुल ही नहीं। अगर गठबंधन हो सकता है तो आरक्षण अगर लागू करते हैं केंद्र में तो निश्चित तौर पे बीजेपी के साथ हम हर कंडीशन उनका मानने के लिए तैयार हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और दिसंबर में जाके सोचेंगे। बहुत सारे साथी हैं जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सबसे हमारा मिलना जुलना हमेशा रहता है। और ऐसे ज़रूरी पड़ा तो दिसंबर में सोचेंगे कि अगर मेरी मदद से अगर उनका अच्छा हो सकता है या उनकी मदद से हमारे पार्टी को अच्छा हो सकता है, ऐसे लोगों के साथ हम लोग हो सकता है दिसंबर में ये चीज़ को सोचेंगे कि उनके साथ गठबंधन करें। बिल्कुल। तो निषाद पार्टी के साथ, संजय निषाद के साथ क्या चल रहा है? वीडियो कई वायरल हो रहे हैं, धमकी दे रहे हैं आपको, आपस में लड़िएगा तो फिर तो वोट और कटेगा। देखिए, वो संजय निषाद जी हमारे साथ में काम करने का हमारे समाज से हैं, निषाद का बेटा है, और 2016 में वो जब जेल में थे तो मैंने उनको जेल से बाहर निकाला और उत्तर प्रदेश में उनको हमने पार्टी बनवाया, उनको हर तरह से हमने मदद किया। और आज वो
समाज के लिए नहीं, अपने घर और अपने परिवार के लिए सोचते हैं। वो पार्टी नहीं, दुकान चला रहे हैं और एक टिकट पे समझौता कर लेते हैं। अब 2018 में भी देखिए तो गोरखपुर में समाजवादी पार्टी से समझौता करके अपने बेटा को 1 साल के लिए सांसद बना लिए। 2019 में लड़ने का समय आया, एक टिकट पे समझौता कर लिए भारतीय जनता पार्टी से और वहाँ पे समझौता कर लिए। अभी भी वो सिर्फ यही सोच में है कि हमारा कैसे भला हो जाए और उनको 5 साल ही अभी लड़ाई लड़ना है और मेरे पास अभी 40 का हुआ हूँ और 35 साल राजनीति और करना है, समाज के लिए लड़ना है। तो मुझे पता है कि हम अगर अच्छी तरीके से लड़ाई लड़ पाए तो आने वाले समय में हम अपने लोगों को सम्मान दे सकते हैं। तो इसलिए हमारी सोच ऊपर है। उनकी सोच है कि किसी तरीके से मंत्री बन जाए। अरे भाई, मंत्री कैसे बनिएगा? आपके पास विधायक होगा तब ना आपको कोई मंत्री बनाएगा। आपको डिप्टी सीएम कैसे बनिएगा? आप दूसरे को बोलने से थोड़े होगा। फिर उस पार्टी में आप विलय कर लीजिए तो आपको शायद कुछ भी बना सकता है। आज देखिए हमारे पास वो ताकत है कि एक समय था कि लोग हमें इग्नोर करते थे, लेकिन आज हमें ऑफर करता है कि हमारे साथ आ जाइए, हम आपको डिप्टी जेल से सीएम भी बनाते फोन हैं। आता है आपको? जेल से फोन आता है, सुने हैं? आता ही था, इसमें कोई कहने वाली, सबको पता है कि क्या बात इतने है। फोन आने के बाद भी रिचार्ज तो छोटा ही हुआ ना। छोटा कूपन आपको तेजस्वी बुलाते हैं। ठीक है, एक समय था कि वो बड़े भाई हमको बोलते थे, आज उनको ऐसा क्या समय आ गया कि बड़े भाई से छोटा कूपन हो गया? नहीं, देखिए हम तो हमारा 1.5 तो साल छोटा का भी कार्यकाल, नहीं, 6 ठीक। साल आप चाह रहे थे, 4 साल का भी ऑप्शन था, लेकिन सबसे छोटा कार्यकाल कह रहे हैं आगे एक्सटेंड नहीं होगा। देखिए हमारे गठबंधन में ही क्लियर हो गया था 11 सीट 1 एमएलसी। ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना है कि हमें 6 साल कैसे पूरा करना है और मुझे ये चीज़ नहीं सोचना है और समय आएगा तो देखा जाएगा। क्यों सोचेगी सर, जब 4 में से 3 विधायक उनके पाले ठीक में, है ना, चौथा वो भी सोचे ना, वो एक जो वादा किए वो पूरा करें, ना करें खंजर तो भी खंजर गाहे बगाए मुझे- आपकी पीठ में हर कोई डालकर निकल जाता है, चाहे तेजस्वी यादव हो या एनडीए हो। ये तो निश्चित तौर पे मैं कहूँगा, जितने भी सामाजिक न्याय के साथ लड़ने वाले हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हो, निषाद समाज जो ये पार्टी से आस्था विश्वास रखते हैं, सबको सोचने की आवश्यकता है। जब तक आप कमजोर रहेंगे ना तो लोग आपको परेशान करते हैं। हमारे गांव में एक कहावत है कि निबरिया का बो है ना, सबको भोजाए होता है। जो कमजोर होता है ना उसको हर कोई परेशान करता है। तो हम कमजोर हैं, जो मर्जी हो, जो हमारे पीठ में कभी कोई खंजर भोंके, कभी सीना में खंजर भोंके, लेकिन हम एक मर्द के बेटा हैं, सन ऑफ मल्ला गर्व से कहते हैं और मुझे वो शक्ति है, साहस है कि हम आगे बढ़ते रहेंगे। जिनको जो करना वो करें, मुझे उसका परवाह नहीं है। तो मजबूती से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और लोगों को सोचना है कि क्या करना है। और हाँ, संजय निषाद जी समाज के लोग हैं। अभी उनका एक स्टिंग भी बाहर आया था जिसमें वो मुकेश सहनी को मार के भगा देने की बात कर रहा है, हमारे कार्यकर्ता को जला देने की बात कर रहा है। तो खैर वो उनकी सोच है और मुझे लगता है कि निषाद का बेटा कभी भी ये नहीं कह सकता है। आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में अगर किसी निषाद के साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो आज हम लोगों को खून खोलने लगता है कि ये हमारे समाज के साथ क्या हो रहा है। तो और कुछ हमारे समाज के लोग अपने आप को लीडर कहते हैं, पॉलिटिकल गॉड फादर कहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं निषाद के बेटा को मारने की बात करता। तो ऐसे लोगों के बारे में बिहार के, उत्तर प्रदेश के और बिहार के जनता सोचे कि किनके साथ रहना है। लेकिन कंफ्यूजन तो आपने निषाद वोटर के लिए खड़ा कर ही दिया कि आपके साथ जाएं या संजय निषाद के साथ जाएं। जो ताकत एकजुट रहती या इकट्ठा होती वो बट गई। देखिए मैंने आपस में लड़ गए आप लोग, एक दूसरे को मार नहीं, मैं लड़ा नहीं हूँ। मैं पार्टी हमारी है और हम पार्टी चला रहे हैं। मजबूती से उत्तर प्रदेश में पार्टी विस्तार किए हैं। रहा डॉक्टर साहब को एगो टिकट पे समझौता करना, 1 टिकट नहीं 5 टिकट उनको हम देने के लिए तैयार है। वो आए, वीआईपी पार्टी को हाथ को मजबूत करें, हमारे साथ आए। अगर उनको 1 टिकट में ही सौदा करना है तो सौदा जो भी करना है उनको, मैं आपके मंच से मैं खुले उनको ऑफर करता हूँ कि जो भी सौदा करना है आप हमसे आके सौदा कर लीजिए और समाज को किसी के साथ बेचिए नहीं, आप लड़िए। आपको हर तरह से हम संसाधन मुहैया कराएंगे। आपका एक ही अधिकार है, आरक्षण निषाद को मिले तो आरक्षण के लिए आप लड़िए। और आप भी और हम भी डिसीजन नहीं लेते, उत्तर प्रदेश के निषाद को छोड़ देते हैं कि उत्तर प्रदेश के निषाद का भविष्य कैसा होगा और आने वाले 2022 में चुनाव कैसे लड़ना है और क्या सोचना है। उत्तर प्रदेश में हर जिला से 10 आदमी का एक कमेटी बनाते हैं और पूरे कमेटी में उठ के राइट होगा कि वो जो चाहेगा वही करते हैं। ना आप डिसीजन लीजिए, हम लेते हैं और हम हर तरह से उनको सक्षम है उनको मदद करने के लिए। तो आप क्यों नहीं जाते हैं? कहाँ? आप उनके पास जाइए, आप मेरे पास आइए। तो हम तो कह रहे हैं ना, आप जाएंगे, आप इनिशिएट करेंगे, बातचीत करेंगे और बातचीत भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। बातचीत हमारे अपने हैं और हम बातचीत करते रहते हैं, मिलते भी हैं
और रहा कि उनको अभी ये सोचना है कि अपने लिए जीना है कि समाज के लिए जीना है। ठीक है, एक नेचुरल अलायंस की बात होती है कि आपका ये नेचुरल अलायंस है, यहाँ हमारी सोच मिलती है, तो ऐसा कोई नेचुरल अलायंस आपको नजर आता है उत्तर प्रदेश में? आपने बोला 4 पार्टियों के साथ नहीं करूंगा, इसके अलावा जेडीयू भी कह चुकी है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, हम पार्टी भी कह रही है, तो जो अपनी पार्टी बिहार की पार्टियां हैं या फिर यहाँ पर कोई जो छोटी मोटी पार्टी है, कुछ लग रहा है आपको कि यहाँ से बात बन सकती है या हम दोनों साथ आ जाए तो एक बड़ी ताकत बन जाएंगे? नहीं, ये तो हमने कहा ना कि मैं तो अभी फिलहाल तो अपनी ताकत हम दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास वोट है। जो लोग क्लेम करते हैं कि हमारे पास 4-5% वोट है, उनको हम दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास 15% से अधिक वोट है। और एक बार दिखाना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा, सिर्फ हमारे बोलने से भी नहीं होगा। जब तक हमारे देश में जातिगत जनगणना नहीं होता है तब तक हमें दिखाना पड़ेगा, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। ठीक है। आज है कि हमने पहले कहा कि अपने दम पे लड़ेंगे, रहा कि दिसंबर तक हम सोचेंगे। कुछ लोग सामाजिक न्याय की बात करते, जैसे जेडीयू हैं या हम पार्टी हैं या बिहार उत्तर प्रदेश में बहुत सारे पार्टी हैं, राजभर जी हैं या डॉक्टर संजय निषाद जी, जितने भी हैं, तो आने वाले समय में अगर हम लोग एक होने की बात होगा तो हुआ भी जा सकता है, इसमें कोई किंतु परंतु। क्योंकि हम एनडीए में रहकर हम समाजवादी पार्टी या कांग्रेस से हम गठबंधन नहीं कर सकते, क्योंकि हम बिहार में एनडीए में हैं। और एनडीए में निश्चित तौर पे जब तक हमारा आरक्षण नहीं होगा तब तक हम एनडीए में खास करके भारतीय जनता पार्टी से सोच भी नहीं सकते हैं कि हम उससे आरक्षण गठबंधन की बात करें। क्योंकि मेरा सोच नहीं है, ये बिहार और यूपी के जितने भी निषाद है उनका कहीं ना कहीं सोच है कि जब तक हमारा काम नहीं होगा तब तक ऐसे लोगों से हम गठबंधन ना करें। तो मुझे तो अपने लोगों को बात मानना है, हमारी मर्जी से तो हम काम नहीं कर सकते। जब हम अगर अपनी मर्जी से काम करेंगे तो फिर हमारे लोग फिर तो हमें भी छोड़ देंगे। और मुझे मालूम है कि हम अपने लोगों के दिल में जगह बनाना है, तब जाके आज हमें बिहार से उत्तर प्रदेश तक दूसरे लोग मुझे हीरो नहीं मानता है। अगर हीरो अगर मुकेश सहनी को रियल में मानता है तो निषाद का बेटा ही मानता है, और उन्हीं के लिए निश्चित तौर पर मैं काम करता हूँ। आज बता लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कोई क्यों यादव भाई हमको नेता मानेंगे, अखिलेश जी को क्यों छोड़ेंगे? या बिहार में अगर कोई यादव भाई है लालू जी को या तेजस्वी को क्यों छोड़ेंगे, वो हमें क्यों नेता मानेंगे? आज बिहार में जिस मुकाम पे भी हम हैं उस मुकाम पे पहुंचने में निषाद समाज का ही योगदान है, और निषाद के दम पे हम वहाँ पे पहुँचे हैं। लेकिन काम मैं आज बिहार के 12 करोड़ जनता के लिए कर रहे हैं, हर जाति धर्म के लिए मैं काम करता हूँ। आज मैं एनडीए में रहकर पप्पू यादव जी का गिरफ्तारी हुआ तो मैंने सीधा वहाँ पे मुखर होकर बोला कि वहाँ पे गलत हुआ, ये पुराने उनके पास केस था तो उसके कारण मतलब उनका गिरफ्तारी हुआ। तो मैं एनडीए में रहकर भी अगर हमारी सरकार में अगर कुछ गलत होता तो उसको मैं बात को रखता हूँ, और वो मजबूती से हम काम करा रहे हैं हर जाति धर्म के लिए। चलिए, वीआईपी के आप फाउंडर तो हैं, सुप्रीमो भी हैं, लेकिन जब खुद चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा भी हार जाते हैं, विधानसभा भी हार जाते हैं, बिहार में वो भी अपने क्षेत्र से, तो क्या कहेंगे फिर? ये ऐसा क्यों हो रहा है? जो मैजिक आपने दिखाया फिल्मों का सेट बनाने में, पैसा कमाने में, वो राजनीति में नहीं चल पा रहा है। नहीं, देखिए क्या होता है कि हमने पहले ही कहा कि आपके जब आप आगे बढ़ते हैं ना तो आपके अपने लोग आपके साथ हैं, लेकिन आपके जो दोस्त बनते हैं ना, कभी कभी वो भी आपके पीठ में खंजर भोंकने का काम करता है। तो 2019 में भी मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ और 2020 में भी ऐसा ही कुछ हुआ, और वो मैं इस मंच पे जिक्र नहीं करना चाहूँगा कि क्या क्या हुआ, लेकिन अपने लोग भी मुझे कोशिश करता कि हराए ताकि ये उभर ना पाए। लेकिन मैं वो बाजीगर हूँ कि हारने के बाद भी मैं जीत जाता हूँ। आज मैं निश्चित तौर पे बिहार में मैं हारा, उसके बावजूद भी सर पे ताज हमारे पास ही है, चाबी हमारे पास ही है। तो निश्चित तौर पे ये होता है, चुनाव में आप उतरेंगे, हार जीत होगा। कभी कभी आपके दोस्त भी आपको हराने का कोशिश करता है कि आपकी कद बड़ा ना हो जाए। मुझे 2015 में पता था, इसलिए मैं 2015 में मैंने चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि पावर आपके हाथ में चाहिए, और फिर जब हम लड़ने के लिए जाते हैं तो सीट बदल देना गठबंधन में, फिर आप अलग से जगह से लड़ जाइए, फिर वहीं पे कुछ लोगों को विरोध में पार्टी से उतरवा देना, तो ऐसे ऐसे चीज़ें हुआ है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये चीज़ पर हम ज़्यादा ध्यान रखेंगे। जी बिल्कुल। तो चलिए, इसके अलावा चलिए कुछ नाम लेते हैं जो उत्तर प्रदेश के बड़े नाम हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप इनके बारे में बताइए कि कौन आपको मजबूत लगता है, एवरेज लगता है, कौन कमजोर लगता है। पहला नाम है योगी आदित्यनाथ। मजबूत लगता है। चलिए, अखिलेश यादव। आज की तारीख में कमज़ोर है, क्योंकि बड़े वोट वाले को छोटा बोल रहे हैं, ये मुझे लगता है कि वो सही नहीं है। मायावती। मायावती जी शांत बैठी है, घर में है। प्रियंका गांधी। उनको मैदान में उतरना चाहिए। क्या तीन ये जो मैंने आपको ऑप्शन दिया, हाँ। कमजोर, मजबूत और एवरेज, हाँ, क्या उसमें से प्रियंका गांधी कमजोर हैं, एवरेज हैं, मजबूत हैं?
एवरेज। एवरेज हो। चलिए, संजय निषाद। उनको ईमानदारी से आगे चलना चाहिए। कमजोर है, एवरेज है, मजबूत है, ये बताइए। निषाद का बेटा है, कमजोर कैसे होगा, मजबूत अरे। है। मुकेश सहनी कैसे हैं यूपी में, कमजोर, मजबूत या एवरेज? अरे निषाद का बेटा है, मजबूत हैं, किसी से परवाह नहीं करते हैं। आप समझ सकते हैं कि हम बनारस आए हैं और सरकार डर गए, बाहर नहीं निकलने दिए, तो आप समझिए कि हम कितने ताकत वाले हैं। चलिए, मानते हैं कि आप 160 165 सीटों पर उम्मीदवार उतार एक सवाल मैं सर। बीच में लेना चाहूंगा हाँ, सर। सुकन्या। मुकेश सहनी जी, चूंकि आपने कहा कि आप किंग मेकर हैं बिहार में, आपके हाथ में चाबी है सरकार की, कितने दिन चलेगी नीतीश कुमार की सरकार बिहार में, ये बता दीजिए। पूरे 5 साल मजबूती से, ईमानदारी से, और ईमानदारी में अगर कहीं किसी का खोट हुआ तो कभी भी गिर सकता है सरकार। बीजेपी के साथ उनका तेरी मेरी बने ना तेरे बिना सरे ना वाला चलता है। हर वही ना रोज- हम कहा, 5 साल और हमारे तरफ। आपके पास, जैसा सुकन्या ने कहा कि आपके पास जो पावर है वो पावर, उस सिर्फ पावर का कागजों पावर पर हाउस है। बीजेपी है। सिर्फ कागजों पर उस पावर है। का पावर हाउस बीजेपी है। तो अब ऐसी सूरत में आप बता दीजिए हमें कि ये 5 साल कैसे चलेगी। देखिए, कुल मिला के आपने बोला पावर हाउस बीजेपी में है, ठीक है, और नीतीश जी के बगैर बिहार में सरकार नहीं चल सकता है। तो आज एक दूसरे को, सबको एक दूसरे को मजबूरी है। क्या बीजेपी को 2024 में चुनाव नहीं लड़ना है? ले ले, मैं खुला ऑफर करते हैं, हमारे अगर उनमें दम है किसी में नेता में, तो हमारे चारों विधायक को लेके दिखा दे। 25 में क्या बिहार में फिर से चुनाव नहीं लड़ना है? तो मजबूरी कोई का साथ। ये भ्रम फैला रहे हैं। मैंने तो 1 महीना पहले आपने हम देखा होगा कि हमने एनडीए का बैकआउट किया कुछ इशू पे, और हमने उस समय में एक स्टेटमेंट दिया कि पर्दे के पीछे जो लोग खेल खेल रहे हैं ना, वो बाहर आ जाए, न तो पर्दे में आग लगा देंगे। और ये स्टेटमेंट हमने उसी लोगों को दिया कि पर्दे के पीछे में लोग अगर कुछ सोच रहे हैं ना, अगर दम है तो बाहर आके खेलो। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को किसको बोल कहा रहे हैं, आपने, ये बीजेपी को कहा? जो लोग गलत करना चाहते हैं, हाँ। जो लोग गलत सोच रहे हैं, अच्छा। जो लोग गलत भ्रम फैला रहे हैं। आज चारों विधायक वीआईपी पार्टी का है, विकासशील इंसान पार्टी का है, और मजबूती से विकासशील इंसान पार्टी के लिए है। और कुछ लोग अगर गलत भ्रम फैला रहे हैं तो उनके लिए हम कह रहे हैं, गलत तरीके से स्टेटमेंट दिला रहे हैं, तो उनको हमने कहा कि गलत मत करें। और मैं क्लियर है कि अगर किसी में दम है तो हमारे विधायक को लेके दिखा दे, फिर उनको हम दिखाएंगे आने वाले समय में। अच्छा, एक और मैं थोड़ा अलग सवाल पूछता हूं कि आपने अपने ट्विटर हैंडल में जो अपना डीपी लगाया हुआ है वो फूलन देवी का है। जी हाँ। फूलन देवी को संसद में तो समाजवादी पार्टी ने पहुंचाया था। जी। आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गांव देहात में जाकर कहते हैं कि भैया ये जो मुकेश सहनी जी आए हैं, जिस फूलन देवी के नाम पे ये निषाद वोटरों को प्रभावित करना चाहते हैं, उसकी तो खैर ख्वाह समाजवादी पार्टी थी। तो ये आपकी पिक्चरों वाला पब्लिसिटी स्टंट जो है वो पॉलिटिक्स में कहीं उल्टा ना पड़ जाए। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि पहले उन्होंने फूलन देवी जी को संसद तक पहुंचाए, और आज भी गांव-गांव में उनकी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन यही तकलीफ है कि मेरे आने से पहले चर्चा करते तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता। हमारे आने के बाद, उसके बाद वो चर्चा कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे उन्होंने संसद तक पहुंचा, उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा मुलायम सिंह यादव जी को। और आज लोग कोई राम को मानते हैं, कोई रहीम को मानते हैं, हम फूलन देवी को मानने वाले हैं, उनके पुत्र हैं, और उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए हम मैदान में आए हैं। अब मुझे पता है उनका आशीर्वाद रहेगा, उनके बताए हुए रास्ते पे हम चलेंगे तो हम कभी कमज़ोर नहीं साबित होंगे। चलिए, शुक्रिया सुकन्या। चलिए, मुकेश सहनी जी, ये बताइए कि खुदा ना खास्ता 5 सीटें आप जीत गए, 5 सीट से सरकार बननी हो तो किसको समर्थन देंगे? समाजवादी पार्टी को, एनडीए को, किसको देंगे? किंग आज ही मेकर सरकार बना देना है क्या? नहीं, चलिए बताइए तो पहले अगर किंग मेकर आप बन गए तो किंग कौन होगा? पहले जीतने दीजिए, ठीक है, और फिर हम आपसे राय लेंगे। मैं लिख के चाहिए तो दे देता हूं कि आप जिसको बोलिएगा उसके साथ सरकार बनाएंगे। पहले जीतने दीजिए और आप लोगों का सहयोग मिलने दीजिए। इसी तरीके से आप लोग बुलाते रहिए, और जीतने के बाद मैं आपसे पूछ के मैं निर्णय लूंगा। चलिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव की जैसे ही सुगबुगाहट शुरू हुई, अब्बा जान, चाचा जान, तालिबान सब आ गया, तो ऐसे में मुकेश सहनी का जाति कार्ड चलेगा क्या? देखिए, ये तो लोगों को गुमराह करने के लिए सब चीज़ें होता है ना। यहाँ पे तो चुनाव का समय आया है, लोग एक बार वोट देते हैं और 4 साल तक उस मुड़ के नहीं जाता है लोग जनता के बीच में, और जनता भी क्या कर सकता है? उन्होंने तो एक बार वोट दे दिया है, और वो 4 साल तक सोया रहता है और 5वां साल का इंतजार करता है कि मैं कुछ नया करूँगा।
अभी चुनाव का समय आएगा, मैं पूछूंगा मेरा विकास कहाँ है, मेरा रोजगार कहाँ है, मेरे घर खेत में पानी क्यों नहीं पहुंच रहा है। तो जो इस समय के इस चीज़ का चर्चा होना चाहिए, लोगों को गुमराह कर रहा है, ये तरह तरह के गलत गलत चीज़ें बात करके तालिबान में क्या हो रहा है उससे हमको क्या लेना देना। ये भारत में जो समस्या है, लोगों को रहने के लिए घर नहीं, उसके बारे में कौन सोचेगा। लेकिन इन्हीं सब मुद्दों की वजह से ओबीसी वोटर तो चला गया बीजेपी के साथ, चला जाता है जनरली। अगर फिर यही मुद्दा उठेगा तो आपके निषाद वोटर भी तो खिसकेंगे फिर। देखिए, एक न एक दिन तो समझदार होंगे। मैं मुंबई से जब मैं बिहार आया तो मैं भी कुछ अलग सोचता था। अब मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरा कैंपिंग किया 19 में, सॉरी 14 में, 15 में। हाँ। अब मजबूती से मैंने काम किया। उसके बाद एक न एक दिन हमें भी समझ में आ गया कि अपने लिए लड़ाई लड़ना चाहिए, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ओबीसी में जो लोग हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा ये जो समाज है, वो जिस रोज उसको एहसास हो जाएगा कि नहीं हम अपने लिए, अपने इशू के लिए लड़ाई लड़ेंगे, उस रोज निश्चित तौर पे ये सब कुछ नहीं चलेगा। आज पूरे बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, झारखंड और पूरे देश में निषाद का एक ही सोच है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। जब बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल रहा है तो बिहार उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? जब निषाद को आरक्षण दिल्ली में मिल रहा है तो बिहार उत्तर प्रदेश झारखंड में क्यों नहीं? जब देश हमारा एक है, संविधान एक है, तो फिर हमारे साथ अलग भेदभाव क्यों है? तो निश्चित तौर पर ये आज हमारे पूरे निषाद है जितने भी भारत में, सबको समझ में आ गया। और पूरे भारत, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के निषाद आज एक ही सोच से आगे बढ़ रहा है कि हम ताकत में आएंगे। और हम ताकत में, हमें पता है कि दिल्ली पहुंचने के लिए उत्तर प्रदेश का ही रास्ता का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए मैं बिहार से उत्तर प्रदेश आया हूं और आने वाले समय में झारखंड में 3 राज्य में काम करूंगा। और 2024 में हम कम से कम 20 से 25 सांसद बनाएंगे, दिल्ली पहुंचाएंगे। और जिस रोज मैं दिल्ली पहुंचूंगा उस रोज मेरा आरक्षण लागू हो जाएगा। चलिए, आगामी चुनाव के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना। आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत किए, थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।